अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वहदह वस्सलामु अला नबिय्यिना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला नबिय्यि बअदा अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुह। मोहतरम जनाब प्रिंसिपल साहब, इदारे फलाहुद्दारैन के जिम्मेदारान, इस कॉलेज के फैकल्टी के मेंबरान और मोहतरम बहनों, इससे पहले कि मैं अब मुझे दिए गए मौजू पर कुछ अर्ज करूं, मैं चाहूँगा कि मेरे कुछ सवालों का आप जवाब दें सिलेक्टिवली। और देखिए, सवाल मुख्तसर होगा और जवाब सिर्फ एक वर्ड का होगा। आप फर्स्ट रो में कोई एक आप खुद चुन लें, एक खड़े हो। ठीक है, सेकंड रो में कोई खड़े हो। थर्ड रो में कोई खड़े हो। अच्छा, आप अभी स्टूडेंट हैं, कौन से क्लास में पढ़ रहे हैं? अच्छा, आप कहाँ तक तालीम हासिल करना चाहते हैं? कहाँ तक एंड क्या होगा आपकी तालीम का? कहाँ तक पढ़ेंगे आप? में करेंगे, पीएचडी करेंगे या बीए पे स्टॉप करेंगे? स्टॉप नहीं करेंगे बीए। ठीक है, अच्छा ठीक है। उसके बाद आप क्या बनना चाहते हैं? जी, रियल टीचर। ठीक है, सेकंड रो में कोई बेटे? सेम सवाल है, आप कहाँ तक पढ़ना चाहती हैं और पढ़ने के बाद क्या बनना चाहती हैं? सिंपल, आपको फिर सवाल दोहराने की जरूरत नहीं है, आप जवाब पेश कीजिए कोई एक। जी प्लीज। चलिए जो नसीब में हो। नहीं, क्या जवाब नहीं सुना? ये कहते हैं कि जो नसीब में हो। जी, फेटलिज्म। जी, उसके बाद बनना भी वही है, सेम है, दोनों के लिए एप्लीकेबल है। अच्छा, इस रो में जरा प्लीज। ठीक है, सेकंड रो में। देखिए, काफी वक्त बहुत कम है हमारे पास और आप जो जवाब देंगे उसका ताल्लुक है मेरे लेक्चर से, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। ये तो सवाल आपको मालूम है, आपको जवाब देना है बस। हाँ, सेम क्वेश्चन सिंपल है। आप कहाँ तक पढ़ना चाहती हैं और पढ़ने के बाद क्या बनना चाहती हैं? Sir, education or literacy, these are two different things. Education. ठीक है, फाइन, ओके। सर, मैं जब तक जिंदा हूँ तब तक एजुकेशन हासिल करना चाहूँगी। ओके, उसके बाद कोई काम नहीं करना चाहते? जी सर। कोई काम नहीं करना चाहते? सर, वो अपने तक नहीं, अगर नसीब में हुआ तो मिलेगा। मैंने सोचा कि कश्मीर में टेररिज्म में आप देखोगे फेटलिज्म भी बहुत ज्यादा है। अच्छा, उसके पीछे सही कहते हैं। हाँ, हम तो हवा पे उड़ते तिनके हैं, क्या पता कहाँ बैठ जाए। ये सही बात। जी प्लीज। जी सर, मैं पीएचडी करना चाहती हूँ साइकोलॉजी में और मैं साइकोलॉजिस्ट बनना चाहती हूँ। अच्छा, तो मेरे ख्याल से वक्त ज्यादा ले रहे हैं आप लोग। अगर आप क्विकली आंसर करते तो मेरा पर्पस सर्व हो जाता, मगर जिस पेज से जवाब मिल रहा है मुझे लगता है कि काफी वक्त लगेगा, उतना आपका जवाब सो क्विक होना चाहिए, बिकॉज जो टॉपिक है वो टॉपिक आपके लिए ही है, रोल ऑफ वुमन। जब आप इस तरह खींच के जाओगे तो आपका रोल क्या हो बन सकता है, क्या हो सकता है? देखिए, हमारा टॉपिक है चेंजिंग ट्रेंड्स इन द सोसाइटी। आप जो
देखिए मैं ये पहली बार किसी विमेंस कॉलेज में नहीं आया, वैसे पहले भी गया हूँ और वहाँ इस तरह के सवाल मैंने पूछे हैं। अनफॉर्चुनेटली बहुत सा जो एवरेज जवाब हमको मिलता है वो ज्यादा से ज्यादा मेडिसिन इंजीनियरिंग पढ़ना और उसके बाद जॉब हासिल करना, लेक्चरर बनना, डॉक्टर बनना, लॉयर बनना, फिर सेटल हो जाना, ये ड्रीम रहता है। हालांकि ड्रीम पर कोई टैक्स नहीं है, ड्रीम पर कोई टैक्स नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है, सरकार की तरफ से कोई सेंसरशिप नहीं है कि आप इतना ही ड्रीम कर सकते हो, उससे आगे ड्रीम नहीं कर सकते। कश्मीर में भी नहीं है, हमारे यहाँ तो नहीं है, आपके यहाँ भी नहीं है। तो चेंजिंग ट्रेंड्स अगर आप देखते हैं तो ये ट्रेंड क्यों चेंज नहीं करते आप? ये जो ट्रेंड है एक अरसे से चला आ रहा है, आप जिस तरह सोच रहे लास्ट जनरेशन ने भी इसी तरह सोचा कि कुछ इतना पढ़ेंगे, कुछ किसी को मौका मिला, देखे किसी को नहीं मिला तो सेटल हो गई। मेरे सामने एक एग्जाम्पल है, हमारे यहाँ, मैं उनका नाम भी बता सकता हूँ, डॉक्टर रजनी उनका नाम है। 96 में उन्होंने वो जब 12th स्टैंडर्ड में पढ़ रही थी तो उन्होंने इस्लाम का मुताला किया, खुद उसने डिसाइड किया कि मुझे मुस्लिम बनना है और मुसलमान बनी। उसके बाद उसने लॉ ऑप्ट किया, लॉ कॉलेज जाने लगे, 5 इयर्स का कोर्स था। जब फर्स्ट ईयर लॉ में वो पढ़ रही थी तो बस से गिर गई वो, और बस वो एक एक्सीडेंट हो गया जिसमें वो हैंडीकैप हो गए अपने एक पैर से। तो उन्होंने अपना करियर का जो ये है वो चेंज कर लिया। उसके बाद वो लॉ कॉलेज छोड़ के बीडीएस ज्वाइन कर ली और बीडीएस कंप्लीट कर लिया और उनकी शादी हुई एक डॉक्टर से, फिजिशियन से। जब और उसके बाद वो फिजिशियन जो है वो दुबई में सेटल हो गए, उनके साथ ये भी गए और उन्होंने अपना शुरू कर दिया करियर एज ए डेंटिस्ट। उसने एक कॉलेज में ज्वाइन कर लिया और उनके शोहर जो है एक दूसरा हॉस्पिटल में फिजिशियंस थे, अच्छी कमाई थी। जब सुनामी आया, सुनामी आप जानते हैं जो साइक्लोन आया था, तो उस वक्त उन्होंने टीवी में सीन्स देखे कि ये हो रहा है, तो मियां बीवी दोनों इंडोनेशिया चले गए क्योंकि इंडोनेशिया में बहुत ज्यादा डैमेज हुआ था। तो वहां गए, वो एक हफ्ता रहे, उन्होंने वहां के हालात देखे। तो उसके बाद उसने फैसला किया कि दुनिया में बीडीएस किए हुए डॉक्टर्स बहुत सारे हैं, ऐसा नहीं कि उनकी जरूरत नहीं है, जरूरत है, लेकिन जरूरत जैसे डिमांड है उतना सप्लाई भी है। ऐसा नहीं कि दुनिया में बीडीएस डॉक्टर्स की कमी हुई हो, कमी है। तो ये जो विक्टिम्स है सुनामी के, उन सुनामी के विक्टिम्स को रिलीफ पहुंचाने की जरूरत है। उनकी बहुत सारी जरूरत है, उसमें कुछ जरूरतें हैं जो मैं पूरी कर सकती हूँ। एक तो फाइनेंशियली कुछ लोगों को हेल्प कर सकती हूँ, मगर उसके साथ मसला हल नहीं होगा। मैंने बचपन में, उसके बाद इसको कंटिन्यू करता हूँ, बचपन में एक स्टोरी पढ़ा था, मैं छोटा था, हमिंग बर्ड की स्टोरी है। हमिंग बर्ड आप जानते हैं, बड़े छोटे साइज का बर्ड होता है। तो उसके बारे में स्टोरी ये थी कि जंगल में आग लग गई तो हर जानवर, जितने बड़े बड़े साइज के जानवर हैं, छोटे जानवर, सब भाग गए जंगल से। एक हमिंग बर्ड भागा, नदी की तरफ भागा, उसने चोंच में 2 खतरा, उतना ही उसकी चोंच की उतनी कैपेसिटी है, 2 खतरा पानी लेके वापस उस जंगल में जाके ड्रॉप करता था उसको। तो दूसरे ने पूछा तुम क्या पागलपन कर रहे हो? तो उसने कहा कि मैं जो कर सकता हूं वो कर रहा हूं, हालात को बदलने की मुझ में ताकत नहीं है, अगर मैं जो कर सकता हूं, जिस जंगल ने मुझे शेल्टर दिया था इतने साल, उस जंगल को जब आग लगी तो मैं जो कर सकता हूं वो कर रहा हूं। तो रजनी ने ये किया कि अपने ताकत का असेसमेंट किया कि अपनी कैपेसिटी के, एक तो उसके पास कुछ सेविंग थे वो उसने वहां लगा दिए, फिर वो दूसरी बार वहां गई इंडोनेशिया, अमाउंट लेके वहां कुछ लोगों को हेल्प किया, फिर उसने फैसला किया कि मैं अपना करियर छोड़ दूंगी और फुल टाइम सोशल सर्विस में अपने आप को लगाऊंगी, गरीबों की मदद में, गरीबों को हेल्प करने में। और उसने वहां पर किंडर हट के नाम से, वो जो बच्चे यतीम हो गए थे वहां पर, उसमें से तकरीबन 40 बच्चों को चुना उन्होंने और उनके लिए किंडर हट के नाम से एक यतीम खाना शुरू किया। और वो ट्रेडिशनल यतीम खानों की तरह नहीं था, जिस तरह उनका विजन ये था कि जिस तरह मेरे बच्चे पलते बढ़ते उसी स्टैंडर्ड से उनको पाला जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज भी वो किंडर हट चल रहा है। इसके दौरान ये डेवलपमेंट हुआ कि इन्होंने जॉर्डन में फलस्तीन के जो विक्टिम्स हैं, वहां के
जो रेफ्यूजीज हैं उनके बच्चों के लिए जॉर्डन में एक यतीम खाना कायम किया है। और अब बेंगलुरु में अभी 2 साल में एक और यतीम खाना वो चला रहे हैं और उनका नाम रजनी है। और वो एक मेनोन फैमिली में पैदा हुई थी, फिर मुसलमान हुई। और उनको जब पूछा जाता है कि आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिला है, तो वो कहते हैं कि मैं कुरान पढ़ती हूँ, कुरान से इंस्पिरेशन मिलता है मुझे। और मैं सहाबिया, जितने हमारे सहाबा हैं और औरत सहाबिया हैं, उनकी स्टोरीज पढ़ती हूँ तो मुझे इंस्पिरेशन मिलता है कि मैं जब मुसलमान होती हूँ तो उसका मतलब ये नहीं है कि मैं बस एक मजहब में एंटर होती हूँ, बल्कि मुसलमान होने का मतलब मैं ये समझती हूँ कि एक फुल टाइम एक्टिविस्ट बनना है मुझे। मुसलमान बनने का मतलब मेरा नजदीक ये है कि आदमी इन फुल टाइम एक्टिविस्ट बने। तो मैंने जो आपसे ये पूछा कि आप क्या बनना चाहती हैं, हो सकता है आप में से बहुत से लोगों के पास ये ड्रीम हो कि आप एक्टिविस्ट बने, आप मदर तेरेसा की तरह बने। देखिए, मदर तेरेसा मुसलमान नहीं थी, क्रिश्चियन थी, लेकिन हमारी मिल्लत जो है इतनी बड़ी तादाद में है कि हमारे यहाँ मदर तेरेसा प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। आप सोचिए उसकी, ये जो ट्रेंड्स की बात कर रहे हैं, हमारा ट्रेंड्स के साथ ताल्लुक ये है कि हम ट्रेंड्स के ऑब्जर्वर्स हैं और ट्रेंड्स के फॉलोअर्स हैं। जनरली, अगर किसी को एतराज हो तो बताइए, जनरली हमारा ट्रेंड्स के साथ जो ताल्लुक है ये कि सोसाइटी में जो ट्रेंड्स पैदा होते हैं बदलते रहते हैं। ट्रेंड्स कभी स्टैटिक नहीं होते, वो चेंज होते रहते हैं। तो हम ट्रेंड्स को ऑब्जर्व करते हैं और फिर ट्रेंड्स के फॉलोअर बन जाते हैं। हम देखते हैं कि बहुत से कुछ लोग अगर फॉलो कर रहे हैं तो हम उसको फॉलो करने लगते हैं। तो ट्रेंड्स जो है खुद हम क्रिएट कर सकते हैं। अब जैसे एक ट्रेंड रजनी ने शुरू किया, आप अगर चाहें तो आप इसी तरह के ट्रेंड सेटर बन सकते हैं। बेंगलुरु में जब रजनी आई, उन्होंने वहां किंडर हट का ब्रांच शुरू किया, तो वो किसी को नहीं जानती थी बेंगलुरु में, मगर आहिस्ता आहिस्ता उनका इंट्रोडक्शन हुआ हल्के में। अभी वहां के कम से कम 10-15 औरतें उनके साथ वॉलंटियर्स हैं, वो पेड सर्वेंट्स नहीं है। अब हमारे यहाँ एक लेडी है जिसके 5 बच्चे हैं, जो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, अभी हमारे पास आई थी वो, तो उनका एक प्रोजेक्ट है, वो भी ऐसा है कि हमारे यहाँ जो इलिटरेट्स हैं उनके मोहल्ले में वो जाएंगे और उन्होंने कॉन्फिडेंस में लिया है अपने साथ के औरतों को, उनमें से कोई पढ़े लिखे नहीं है, सब ज्यादा से ज्यादा 7th स्टैंडर्ड तक पढ़े लिखे होते हैं। तो उन्होंने ट्रेंड देखा सोसाइटी में कि एक बड़ी तादाद में है कि अनपढ़ रहे, उनके बच्चे भी अनपढ़ रहे थे, फिर उनके बच्चे भी अनपढ़ रहे थे, तो इसको ट्रेंड को चेंज करना है। तो उन्होंने अपने पास पड़ोस के लड़कियों से, औरतों से बात की और बहुत से जो हाउस वाइफ जिनको हम कहते हैं, जो सिर्फ पकाने खाने का काम करते हैं, उन लोगों को उन्होंने ये लिया। अब वो कैंपेन शुरू कर चुके हैं, छोटे छोटे ग्रुप्स बनाते हैं, मोहल्लों में जाते हैं, जो ड्रॉप आउट्स है उनको आइडेंटिफाई करते हैं। तो मैं सिर्फ कुछ मिसालें आपके सामने बयान कर रहा हूँ। एजुकेशन और करियर ये दोनों जरूरी हैं। आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, जरूर डॉक्टर बने, मगर सिर्फ डॉक्टर न बने। आप लॉयर बनना चाहते हैं, जरूर लॉयर बने, मगर सिर्फ लॉयर न बने। अगर आप सिर्फ इस तरह के प्रोफेशन में कमाए के खाने के लिए इस तरह के करियर अपनाते हैं तो आप कोई बुलंद सतह के इंसान नहीं, आप एवरेज सतह के हैं। और आपको ड्रीम ये होना चाहिए कि आप आम आदमी से हट, क्योंकि चेंजेस जो है वो आम आदमी नहीं लाता, आम आदमी से जरा ऊपर उठना पड़ता है आपको सोसाइटी में नए ट्रेंड सेट करने के लिए, नए चेंजेस लाने के लिए। तो आप ये कर सकती हैं कि आपके इमीडिएट एनवायरनमेंट में, आपके इमीडिएट सराउंडिंग्स में उसको आप स्टडी करें। आप उसके मीट विटनेसेस हालात से गुजर, जैसे आप घर से कॉलेज आते हैं, किस तरह कितने सीन्स आपको मिलते हैं, कोई बेकर मिलता है, कोई चाइल्ड लेबर मिलता है, मुख्तलिफ किस्म के लोग मिलते हैं। क्या उनमें से कोई भी आपको आपके दिल को जरा ठेस नहीं पहुंचती? कभी ऐसा नहीं होता कि मैं कुछ कर सकती हूँ इसके हालात को बदलने के लिए? हमिंग बर्ड जो है, हमिंग बर्ड की जगह आप देखिए, हमारा अक्सर ऐसा होता है कि हमारे यहाँ लेक्चर सुनने को मिलता है कि इंडिया में इतने लाख चाइल्ड लेबर हैं, इतने लाख औरतें हैं, लड़कियां हैं जो गरीबी की वजह से प्रोस्टिट्यूशन पर मजबूर हुई हैं। मुख्तलिफ मसाइल है, बहुत ही घिनौने किस्म के मसाइल है, और हमने से ज्यादा जो अवेयर है वो स्टैटिस्टिक्स सुनाने के एक्सपर्ट बन जाते हैं।
वो तकरीर के एक्सपर्ट बन जाते हैं कि ये मसाइल पर तकरीर करेंगे। हालांकि सोसाइटी को मुखर्रिरीन की जरूरत नहीं है, किसी भी सोसाइटी को मास स्पीकर्स की जरूरत नहीं है। सोसाइटी को जिंदा इंसानों की जरूरत है, ऐसे इंसानों की जो किसी का दुख देखते हैं तो फौरन उनको दुख होता, किसी का दर्द देखते हैं तो उनको दर्द होता। ऐसे जिंदा इंसानों की सोसाइटी को जरूरत है और आप वो रोल अपना सकते हैं और आप सोसाइटी के ट्रेंड को चेंज कर सकते हैं। आप देखिए सोसाइटी के जो जुमला मसाइल हैं उनमें से एक एक मसाइल को देखते हैं, आप देखते हैं इस मसले के हल के लिए इतने करोड़ रुपए चाहे कहां से लाएंगे। मगर आप हमेशा देखिए किसी भी सोसाइटी के मसाइल को और उनके हल के लिए जो मसाइल चाहिए उनको कंपेयर कीजिए, हर सोसाइटी में उतने मसाइल मौजूद हैं कि वो अपने सोसाइटी के मसाइल को हल कर सकते हैं। बस पूल करने की जरूरत, नए ट्रेंड को सेट करने की जरूरत है, मोटिवेट करने की जरूरत है। आप डिफरेंट बनने का फैसला कर सकते हैं और अगर आप ऐसा करेंगे तो ये चेंजिंग ट्रेंड पर सेमिनार बनाने के बजाय आप खुद चेंजर ऑफ ट्रेंड्स बन सकते हैं, नया ट्रेंड सेट कर सकते हैं। अगर आप वाकई काम करना चाहते हैं तो बहुत से एरियाज हैं और जिसमें आपको ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती, आपका इंसान बनना काफी है, आपका मोबाइल रहना काफी है, चलते फिरते रहने के आप काबिल हैं वो काफी है, आपका बहुत ज्यादा एजुकेटेड होना जरूरी नहीं है। आप देखेंगे कि मुस्लिम कम्युनिटी और क्रिश्चियन कम्युनिटी इन दोनों को आप कंपेयर करेंगे तो मुझे हमेशा क्रिश्चियन कम्युनिटी पर हसद होता है, जेलस होता हूं मैं कि हमको कहा गया है कि हम खैर उम्मत है, कुरान में कहा गया हम खैर उम्मत है, यू आर द बेस्ट ऑफ द कम्युनिटीज। मगर रिजल्ट्स देखेंगे दुनिया में और ये बेस्ट ऑफ कम्युनिटीज किस हिसाब से है? रेस की बुनियाद पर, जो हिटलर ने कहा कि जो आर्यन रेस वाले हैं वो बेस्ट है, तो हम कौन सी बुनियाद पर? मुस्लिम फैमिली में पैदा हुए इसलिए बेस्ट है? कुरान रेसिस्ट नहीं है, इस्लाम रेसिस्ट नहीं है। दुनिया के किसी भी कौम में चाहे आदमी पैदा हुआ हो, वो जब इस्लाम के अंदर दाखिल होता है तो मुसलमान बनता है और ही डिजर्व्स दिस टाइटल बेस्ट ऑफ द कम्युनिटीज। मगर उसके बाद एक लफ्ज कहा गया उखरिजत लिन्नास, तुमको इंसानों के लिए रेज किया गया है, पूरी ह्यूमन कम्युनिटी के लिए तुमको रेज किया गया है, इसलिए तुम बेस्ट हो। अगर तुम अपने लिए जीते हो, मी माई वाइफ एंड सैंड्रो, सैंड्रो का एडवर्टाइजमेंट आता है सैंड्रो कार का, मी माई वाइफ एंड माई सैंड्रो, दुनिया खत्म, बस वही दुनिया। अगर आप उससे आगे सोचने वाले हैं, दुनिया पूरी दुनिया को देखती है और आप समझती हैं कि मैं बेस्ट ऑफ द कम्युनिटी इसलिए हूं कि इस तमाम दुनिया के तमाम मेंबरान के ताल्लुक से मुझे जिम्मेदारियां हैं। दुनिया के किसी भी हिस्से में कोई भी आदमी अगर भूख से सफर हो रहा हो तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि उस आदमी तक मैं अपना खाना शेयर करूं, ये हमारी जिम्मेदारी है। तो आप सेंसिटिव है तो एरियाज आइडेंटिफाई करते जाइए। अगर आप देखिए, मैं ये नहीं कर रहा हूं और इस्लाम भी इस बात का कायल नहीं है कि आप सब कुछ छोड़कर सोशल सर्विस में उतरे फिर भीख मांगते रहे, ऐसे उसकी जरूरत नहीं है। आप अपना करियर बनाएं। मिसाल के तौर पर आप लॉयर हैं, बेंगलुरु में, मैं हमारे यहाँ से एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ, मैं सहाबा किराम की और मुख्तलिफ जमाने की एग्जाम्पल्स दे सकता हूँ, काफी लोग दे चुके हैं, मगर फिर हमारे पास एक्सक्यूज होता है कि वो तो बड़े लोग थे, वो तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे, हम क्या वैसे बन सकते हैं। तो इसलिए मैं डाउन टू अर्थ एग्जाम्पल्स देता हूँ। हमारे यहाँ के जैसे हमारे यहाँ एक लेडी लॉयर है, गैर मुस्लिम है, मुसलमान नहीं है वो, तो वो अपना अच्छा खासा, वो बहुत ही सक्सेसफुल लॉयर है, मगर उनके पास कोई गरीब आती है औरत तो उससे फीस नहीं लेते, बल्कि उनसे बदल, जैसे कई बहुत से मुसलमान के क्लाइंट्स हैं, फ्री क्लाइंट्स, जैसे तलाकशुदा औरत है या इस तरह के जिन पर मजालिम हुए हैं, इस तरह की औरतें आती, तो वो बोलती है कि आपकी तरह के केसेस हो तो लाइए, हम फ्री आपके लिए इंसाफ दिलाने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप लॉयर बनती है तो क्या ऐसी लॉयर नहीं बन सकती? क्या आप डॉक्टर बन सकते हैं? तो आपके वसाइल का छोटा हिस्सा, आपका टाइम का एक छोटा हिस्सा क्या आप इस तरह स्पेंड नहीं कर सकते? तो आपकी सोसाइटी में आप देखिए
देखिए हमारे यहाँ एक छोटा आइलैंड है, हमारा एक दोस्त है जो बिजनेसमैन है, बिल्डर है, वो उस आइलैंड में गया था किसी फंक्शन अटेंड करने को, उसमें वहां उसने देखा कि छोटे छोटे बच्चे होटल में काम कर रहे हैं, मुख्तलिफ ये कर रहे हैं, तो वो उसको जो है उसको बहुत ठेस पहुंची कि और सब मुसलमान बच्चे हैं। तो उसने एक सर्वे कराया, उसने हमसे मशवरा किया कि क्या करना चाहिए, मुझे बहुत तशवीश होती है कि इतने बच्चे हैं। तो मालूम हुआ कि उस छोटे से आइलैंड में तकरीबन 80 चाइल्ड लेबर्स हैं। तो उसने कैलकुलेट किया कि इन 80 चाइल्ड लेबर्स को चाइल्ड लेबर से बाहर निकालने के लिए क्या करना चाहिए। तो उसका एक बजट बनाया उन्होंने। बजट ये बनाया कि ऐसा नहीं कि बच्चे अपनी मर्जी से चाइल्ड लेबर बनते हो, ऐसा नहीं, उनके घर में रोटी नहीं है, रोजी रोटी का बंदोबस्त नहीं है, तो वो और स्कूल को नहीं भेज सकते। तो उन्होंने 2 चीजें का कैलकुलेट किया, ये किए कि इन बच्चों को अगर एजुकेशन देना है तो कितना खर्च होगा, उनके हाई स्कूल के एजुकेशन तक खर्च कितना है, एक बच्चे के लिए 80 बच्चों के लिए इतना खर्चा है। अच्छा, ये बच्चे कमाते कितने हैं, एक दिन में ज्यादा से ज्यादा कितना 50 या 60 रुपया कमा लेते हैं, तो वो 80 बच्चों की कमाई जो है उनके घरों तक हम पहुंचाएंगे। तो ये काम जो है 1 महीने के अंदर सर्वे किया, उनके वालिदैन से बात किया, और 80 बच्चे, ये पूरे उस आइलैंड के 80 बच्चे चाइल्ड लेबर से बाहर आ गए। तो इनमें से मैं जो एग्जांपल्स दे रहा हूं उसमें से कौन सा काम है जो आप नहीं कर सकते, मुझे बताइए। वो आदमी काफी मालदार आदमी था, उसने किया। अगर वैसा मालदार आदमी ना हो, तब भी वो गरीब होता, तब उसके पास बिल होता कि इस विलेज के तमाम चाइल्ड लेबर्स को मैं चाइल्ड लेबर से आजाद करूंगा, उसके लिए वसाइल जमा करूंगा। तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये एक सिंगल आदमी, एक एक्टिव आदमी, क्योंकि हमारे जान पहचान होते हैं, हमारे रिश्तेदार होते हैं, बहुत से लोग होते हैं, और उनसे हम, और बहुत से लोग देखिए, दुनिया अल्लाह ताला ऐसी बनाई कि दुनिया में चाहे किसी मजहब का आदमी हो, फितरतन उनमें से अक्सरियत जो है अच्छे लोगों की होती है। हम कभी कभी प्रिजरेज होते हैं, मुसलमान अच्छे हैं, बाकी ऐसा नहीं है। आप किसी भी कम्युनिटी से इंटरेक्ट करके देखिए, हर कम्युनिटी का एवरेज आदमी जो है वो अच्छा होता है, इंक्लूडिंग ज्यूज। हम सबसे ज्यादा बयास करते हैं ज्यूज के तरफ से, यहूदी है तो बहुत खराब है, ऐसा एवरेज किसी कम्युनिटी का आदमी आप उठा के देखिए, उस आदमी में इंसानियत होती है, इंसानी जज्बा होता है, इंसानी दर्द होता है, हमदर्दी होती है उसमें। तो उसको आपको लंबी तकरीरें करने की जरूरत नहीं है। एक आदमी को जाके आप सिस्टमेटिकली बोलिए और उसका कॉन्फिडेंस जीतिए कि यहाँ पर ये जरूरत है, आप उसमें ये काम कर सकते हैं। आप हमें पैसा देने जरूरत नहीं, आप सीधा आइए आकर वहाँ इस तरह का हेल्प कीजिए। तो आप ये काम अगर आप चाहें तो कर सकते हैं। अगर आपको आइडेंटिफाई करना है मुख्तलिफ एरियाज काम के लिए, तो डोमेस्टिक वायलेंस एक प्रॉब्लम है जो घर आपको रास्तों में नजर नहीं आता। डोमेस्टिक वायलेंस एक, आप देखिए आपकी सोसाइटी में आप जैसे एजुकेटेड, आप ऑलरेडी काफी एजुकेटेड हैं, तो आप लोगों का प्रोपोर्शन बहुत कम है, तो आपकी इज्तिमाई जिम्मेदारी है, आप सबकी जिम्मेदारी है कि आप आइडेंटिफाई करने निकले प्रॉब्लम्स को। आपके पास पड़ोस में कितने हैं जो डोमेस्टिक वायलेंस के शिकार हैं? बच्चे होते हैं जिनके शराबी माँ बाप होते हैं, वो आके पीटते हैं बच्चों को, और कितने हैं जो मियाँ है बीवी को पीटता है। वायलेंस के केसेस जो है आम है। तो उसके सॉल्यूशन के लिए आप क्या कर सकते हैं ये सोचिए। मैं आपके पास हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने के लिए नहीं हूं। सॉल्यूशन आप चाहे तो आप खुद ढूंढ सकते हैं, और कभी हो सकता है कि आप सॉल्यूशन ढूंढने में आप इतने माहिर हो जाए कि आपके सामने मेरी कोई हैसियत ना हो, और उसके लिए कोई लंबी अरसे की जरूरत नहीं, कभी 3 महीना काफी हो जाता है। आप मैदान में उतरे तो मुझ जैसों को आउटस्मार्ट करने के लिए आपको 3 महीने काफी है। आप इतना एक्सपीरियंस आपको हासिल होगा। अब बाज़ एरिया से मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है, मगर आप तलाश में निकले, आपको अल्लाह ताला ने वादा फरमाया, वइन जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना। अगर आप मेहनत करेंगे, अगर आप जद्दोजहद करेंगे, तो हम आप लोगों को हमारे रास्ते दिखाएंगे। और इसके लिए हजार दलाइल है कि जब भी आदमी ने पूरे इखलास के साथ, नेक नियति के साथ किसी काम के लिए आदमी निकलता है, तो उसके लिए अल्लाह ताला रास्ते खोल देता है। जब वो इब्तिदा में निकलता है तो उसको पूरे दरवाजे बंद नजर आता है, हर जगह कोई प्रोविजन नहीं कहीं पर, मगर आप उतरते हैं
काम मैदान में, तो फिर आपको नजर आता है कि 1000 दरवाजे खुले हैं, तो फिर आप आगे बढ़ने लगे। मगर वही आपको अपना खुलूस बाकी रखना होगा, अपने स्टार्टिंग पॉइंट में जो अपना जज्बा है उसको मेंटेन करना होगा। बाद में जाके पेपर में फोटोज आए, फिर आप मदर तेरेसा का 1% भी काम ना करें, फिर मदर तेरेसा को जो क्रेडिट मिला है वो आपको मिले, इस तरह के फसादात के शिकार ना हो, नफ्सी फसादात। फोर्स्ड मैरिजेस का मसला है, खास करके मुस्लिम सोसाइटीज में शादियां करते हैं और लड़की से पूछते भी नहीं कि तुम्हारी मर्जी क्या है, ये मसला है। और चाइल्ड मैरिज का मसला है, लड़की 12 साल की 13 साल की हो जाती है, उसकी शादी करते हैं, वो मेंटली तैयार नहीं रहती शादी की, और शादी को अपोज करने के पोजीशन में भी नहीं होती। तो मेरा कहना है कि इस्लाम ने हक दिया है और शादी के मामले में, तो उस हक को इस्तेमाल कीजिए, इस्तेमाल करना सिखाइए। और अगर ये जबरदस्ती हो रहा है तो आप उनके वालिदैन को कांटेक्ट कीजिए, उनसे बात कीजिए। आप बात नहीं कर सकते तो ऐसे लोगों को लाइए जो उनसे बात कर सकते। हर काम आप नहीं कर सकते, मगर आपके हो सकता है कोई मामू हो, चाचा हो जो अच्छी तरह बात कर सकता है, उसको बोले कि यहाँ ये प्रॉब्लम है, आप उनको वहां ले जाइए, ले जाके उसको समझाने की कोशिश कीजिए कि किसका नुकसान होगा इससे, ये जो आप काम करने जा रहे हैं जबरदस्ती के साथ, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस है। वो हो सकता है उसको जो एजुकेशन मिला है वो इस किस्म का हो कि लड़की को जल्दी शादी करना चाहिए, वरना ये फसाद होंगे, ये फितने होंगे। अच्छा, शादी करने के बाद क्या क्या फितने होंगे, क्या क्या फसाद होंगे, उससे उसको अवेयरनेस नहीं रहता। तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि एक्सपर्ट काउंसलर्स को उसके पास, प्रोफेशनल काउंसलर की बात नहीं कर रहा हूँ, हमारे बहुत से लोग हैं किसी भी मौजू पर किसी आदमी को समझा सकते हैं। आदमी गुस्से से उसको ठंडा कर सकते हैं, भड़का हुआ है उसको ये कर सकते, कूल कर सकते हैं। ऐसी कैपेसिटी वाले हमारे आसपास में बहुत सारे लोग हैं, तो उनका आप इस्तेमाल कीजिए। डाइवर्स केसेस हैं, आप हमारे यहाँ तजुर्बा है कि मियाँ बीवी इस मूड में रहते हैं कि जिंदगी में कभी उसकी शक्ल नहीं देखेंगे। बीवी ऐलान करती है, शोहर भी ऐलान करता है कि मैं उसकी शक्ल नहीं देखूंगा। 2-4 काउंसलिंग की सिटिंग्स के बाद फिर वो एक दूसरे के लिए हो जाए, इतना प्यार हो जाता है, फिर उनके बच्चे भी पैदा होते हैं, बहुत खुश होते हैं। तो आप इसकी ये फील्ड है जो आप अपना सकते हैं, इसको काउंसलिंग के फील्ड में बहुत सवाब का काम है। बिखरे हुए बिछड़े हुए फैमिलीज को जोड़ने का काम जो है बहुत ही सवाब का काम है। और ये देखिए हमारे यहाँ मसला ये है कि नमाज पढ़ना सवाब का काम है, हमारे यहाँ रोजा रखना सवाब का काम है, हज को जाना सवाब का काम है, ये सब सवाब के काम है। क्या इससे कोई एतराज कर सकता है? मगर मसला है कि इस पर कोई किसी ने फोकस नहीं किया है। मसला है कि हमारे मौलवी साहबों ने इस पर बहस नहीं की, और अनफॉर्चुनेटली हमारे बहुत से मौलवी साहब वो एक सब्जेक्ट के आलिम रहते हैं, दूसरे 1000 सब्जेक्ट्स के जाहिल रहते हैं, उससे मसाइल पैदा होते हैं। तो आप जो है मस्जिद नबवी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मस्जिद कायम की मदीना में, वहां क्या क्या एक्टिविटीज होती थी, मस्जिद में क्या क्या एक्टिविटीज होती थी, जरा एक नजर देखते हो एक्टिविटीज पर। वहां यही काम होते थे। आजकल जो चर्चों में, हमने चर्चों को जो काम छोड़ दिए हैं वो सब काम मस्जिदों में हुआ करते। और ये सोशल सर्विस के जितने काम मैंने आपके सामने गिने, ये तमाम काम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में मस्जिद से हुआ करते। मस्जिद से लोगों को मोटिवेट किया जाता था ये कामों के लिए। और देखिए हमारे यहाँ सेल्फ एस्टिमेशन जो है हमारे बहुत अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं हम अपनी सलाहियत। हो सकता है हमारे पेरेंट्स हमको बार बार निकम्मा कहते हो, वो कहते हो कि यू आर यूजलेस। अभी वक्त पे खाना नहीं पकाया तो सर्टिफिकेट किया जाता है कि यू आर यूजलेस। वक्त पे बर्तन नहीं मांजे तो सर्टिफिकेट किया जाता है कि यू आर यूजलेस। तो हम बिलीव करने लगते हैं कि हम यूजलेस हैं। आपको याद होना चाहिए कि अगर आप मैदान में उतरे, ये प्रिज्यूम करते हुए आप मैदान में उतरे कि आई एम यूजलेस, प्रिज्यूम कर रहे आप, छोटे छोटे काम अपना लें, उसके बाद आपको कॉन्फिडेंस आएगा और इंशाअल्लाह फिर आप सबसे ज्यादा यूजफुल सोसाइटी के लिए बन सकते हैं। ये सक्सेस जो है आपका छोटा सक्सेस, ये चाइल्ड लेबर को चाइल्ड लेबर से छुड़ाने में आपको अगर सक्सेस मिला तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस का लेवल जो है इतना बढ़ेगा कि फिर आपके जरिए से हजारों चाइल्ड लेबर को आजादी मिलेगी। आप जानते हैं हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब वो खलीफा थे तो उनके कारनामों को एक साहब ने बहुत सराहा कि ये कितने एफिशिएंट आदमी है, कितने एबल एडमिनिस्ट्रेटर, इतना बड़ा वसी इलाका इनके मातहत है
और हर कोई बड़े बड़े बादशाह इनके नाम सुन के डरते हैं वगैरह वगैरह। तो उन्होंने कहा कि ये अल्लाह ताला का फजल है कि अल्लाह ताला जिससे जो खिदमत लेना चाहता है लेता है, वरना मेरी हैसियत ये थी कि मेरे बाप खत्ताब ने मुझे सर्टिफाई कर दिया था कि ये ऊंट चराने के भी काबिल नहीं है, क्योंकि मैं ऊंट चराने जाता था, ऊंट अपनी जगह चले जाता तो मैं अपनी जगह रह जाता। तो सर्टिफाई किया गया था कि मैं ऊंट चराने के भी काबिल नहीं हूं, मगर मैदान में उतरे आप तो आप बन सकते हैं, आउटस्टैंडिंग अचीवर बन सकते हैं। और जहां तक देखिए बहुत से मामलात ऐसे हैं जिसमें हमारे मजहबी कायदीन हमारे लिए रुकावट बन जाता है कि वो कहते हैं कि ये तुम्हारा काम नहीं है, तुमको घर से बाहर नहीं निकलना वगैरह वगैरह। तो मैं इस मामले में कोई स्पेसिफिक राय नहीं दे रहा हूं, अलबत्ता ये कहने जा रहा हूं आपसे कि ये जो आज की हालत है उसमें यह हकीकत यह है जिसको आप सबको मानना पड़ेगा कि दीनी इल्म का जो मैदान है वो पूरी तरह मेल मोनोपोली है उस पर। औरतों में बस बेसिक नमाज कैसे पढ़े सीख लेते हैं, रोजा के मसाइल सीख लेते हैं, उससे आगे दीन जो है औरतें नहीं सीखती। स्पेशलाइजेशन का जो एरिया है वो सब मर्दों पे छोड़ दिया और दीन को, दीन के अहकाम को इंटरप्रेट करने का काम, कुरान के आयत को इंटरप्रेट करने का काम, अहादीस को सिलेक्ट करने का काम, आपके सामने पेश करने का काम और फिर उनकी तशरीह करने का काम, ये सब हमने मेल मौलवी साहबान के लिए छोड़ दिया है। ये सबसे बड़ी गलती है। आप अभी हमारे यहाँ ऐसा होता है कि जो प्रोग्रेसिव वीमेन कहलाती हैं वो मौलवी साहबान को क्रिटिसाइज करते रहते हैं, उससे काम नहीं चलेगा। मौलवी साहबान को क्रिटिसाइज करना किसी मसले का हल नहीं है। ये एक बात याद रखिए, अगर आप मुसलमान हैं तो कुरान और सुन्नत आपके फाउंडेशन है। कुरान और सुन्नत को हम फाउंडेशन मानेंगे, किसी भी सूरत में कुरान और सुन्नत से हम आगे नहीं बढ़ेंगे, उसको वायलेट नहीं करेंगे। मगर कुरान क्या है, सुन्नत क्या है, इसको समझने के लिए हम किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। ये अज़्म आपको करना होगा। मैंने अपनी बेटी को जो एडवाइस किया था वही आपको एडवाइस कर रहा हूं। हमारी बेटी आई, उसने एक हदीस का एक ऐसी हदीस है डिड प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रियली से दिस कि नेवर कंसल्ट विमेन आर वीमेन, इस तरह के। हालांकि तमाम अहादीस जिसमें औरतों को इंसल्ट किया गया है, ये तमाम अहादीस या तो मौजू है या तो ज़ईफ है, यानी या तो फैब्रिकेटेड है या वीक है। तो मैंने कहा कि मसला ये है कि तुम मुझ पर डिपेंडेंट हो, मैं मेल हूं, मैं जब इंटरप्रेट करूंगा तो मेल इंटरेस्ट को सामने रखते हुए उसमें मेल प्रेजुडिस होगा। तुम्हारे लिए सॉल्यूशन ये है कि तुम आलिमा बनो, सचमुच आलिमा बनो, इतनी अच्छी आलिमा। मैं ये नहीं करूंगा आप सब लोग कॉलेज छोड़ के मदरसे में दाखिल हो, नहीं करो। आप में से बास को आप सिलेक्ट कीजिए, ये आपकी इज्तिमाई जिम्मेदारी है। बास को सिलेक्ट कीजिए, उनको स्पेशलिस्ट बनाइए, फिक़ह का स्पेशलिस्ट बनाइए, तफसीर का स्पेशलिस्ट बनाइए और उनको कहिए औरत के हक में क्या है, औरत की निगाह से उसको देखें और स्टडी करें। जब वो आप करेंगे तो फिर मौलवी साहब अगर जब गलत बोलेंगे तो आप उनका मुंह बंद कराने के काबिल रहेंगे। आप जानते हैं हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में और सहाबा के दौर में यही माहौल था। औरतें दीन जानती थी, इसलिए औरत के खिलाफ कोई बात आती थी तो औरत खुद खड़े होकर उसको प्रोटेस्ट करती। हमारे यहाँ उसका तस्वुर नहीं है, इसलिए कि हमारे यहाँ प्रोटेस्ट करने वाले दीन के ताल्लुक से जाहिल हुआ करती हैं। दीन का इल्म अगर आपके पास हो तो प्रोटेस्ट करने का इख्तियार होगा, प्रोटेस्ट करने के लिए बुनियादें होगी आपके पास। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि दीन के ताल्लुक से भी आप डोंट टेक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड, और जो इनहेरिटेड चीजें हैं उन पर आप इक्तिफा मत कीजिए, उस पर क़नाअत मत कीजिए। आप आगे बढ़िए, आप अपने लिए कोई रेडिकली डिफरेंट रोल अपने लिए चुनिए और उसके लिए मेहनत करना पड़ता है। उस मेहनत के लिए तैयार हो जाए। बैठे बैठे ख्वाहिश करने से काम नहीं होता। आपको सोशल एक्टिविस्ट बनना है तो उसके लिए मेहनत करना पड़ता है, उसके लिए कॉम्प्रोमाइजेस करने होते हैं। आपको आज एक लड़की और एक आपकी फ्रेंड है, वो आपको पसंद नहीं है, उसके पास आपको दोस्ती करना पड़ता है क्योंकि आपको काम करना है सोसाइटी में। वो काम की औरत है, वो काम की लड़की है, तो उससे काम लेना चाहिए। जब आदमी के पास कॉज होता है तो उसका दिल बहुत वसी हो जाता है। तो आपके अज़ाइम को बुलंद कीजिए, ये जो दूसरों के कायम करना दीवारें हैं उन दीवारों को तोड़िए
और खुद डिसाइड कीजिए कि दीवार कहाँ हो, कितनी ऊंची। मैं आप तमाम से गुजारिश करता हूँ कि अल्लाह ताला से मदद मांगते रहिए। अल्लाह ताला जरूर आपको की मदद करेगा, नए रास्ते आपके सामने खोलेगा और इंशाअल्लाह माहौल में तब्दीली आएगी और आप इंशाअल्लाह ट्रेंड सेटर बनेंगे। वाह दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। Really inspiring one. मैं फिर से आमंत्रित करता हूँ और जो तकरीर जनाब अब्दुल कुद्दूस सलाम ने आपके सामने रखी है, बात यह है कि थ्रस्ट जो उनका रहा है वो ये है कि आपको किसी भी सेंटेंस को हमें इसके पर्सपेक्टिव को हमें देखना है कि किस अंदाज में हम कहते हैं। इनका यह कहना कि जब हम सोचते हैं कि मैं एक डॉक्टर बनना चाहता हूं तो ठीक है, डॉक्टर बन जा तो, लेकिन यही काफी नहीं है। ड्रीम होना तो बहुत जरूरी है। तो हमें भी अंग्रेजी के जो असातिज़ा किराम पढ़ाते थे तो एक लेसन में पढ़ाते थे कि कभी डोंट बी ओवर एम्बिशियस बट व्हेन द बॉल इज एट योर फीट देन किक इट। मीन्स जिंदा रहने के लिए आपके पास ड्रीम का होना, तो कैसा ड्रीम होना चाहिए, तो किस तरह होना चाहिए, तो इसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है। पहले आप ये देखिए कि आप किसको ड्रीम भी कहते हो। कि जिस तरह हम कहते हैं कि आप दिन को भी ख्वाब देखते हो, ऐसे ख्वाब तो नहीं होने चाहिए, ख्वाब तो ख्वाब ही होना चाहिए। और आपको यह देखना है कि एज ए ह्यूमन बीइंग व्हाट यू कैन कंट्रीब्यूट इन ए सोसाइटी। आपकी जो कैपेबिलिटी है, आपकी जो कैपेसिटी है, उस कैपेबिलिटी और उस कैपेसिटी को आपको देख के देखना है कि आप क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, इस वक्त सुबह हम आए हैं यहाँ पे कॉलेज में 10 बजे, तो 4 बजे तो हमें जाना है यहाँ से। हमारे स्पीकर का मतलब है कि ठीक है कि हम सुबह यहाँ आ गए, तो हम आ गए तो हमें तो अपना जो क्लासेस है, प्रैक्टिकल्स है, खेल कूद है, तो उसमें तो रहना है हमें। लेकिन हमें लगता है कि इसके बगैर हम क्या कर सकते हैं। यानी कि कभी जब हम भी बात करते हैं आपसे तो हम भी ये कहते हैं कि हमारा काम जो है कि इम्पॉर्टेंट काम है कि दैट वी शुड बी ऑब्जर्वर्स। जो आप पहले तो आप इस वक्त तो आप इन ए गुड नंबर यहाँ पे बैठे हो, तो कभी आप जब खाना खाते हो तो यूर नंबर इज वेरी लेस। आप 4-6 लड़कियां बैठ के खाना खाते हो, ठीक है। तो ये तो कोई इस तरह हम देखते हैं कि एक दस्तरखान पे आप 4 लड़कियां 6 लड़कियां आप बैठ के खाना खाते हो, तो इसमें यह है कि कौन क्या खाता है ये इंपॉर्टेंट है। तो यहां से ही स्टार्टअप करो, कौन क्या खाता है, किस मिकदार में खाता है, क्यों खाता है। अगर दस्तरखान पे आप बैठते हो तो 4 लड़कियां ऐसी है जो रोज मीट लाती है, तो एक लड़की है जो 30 दिन में भी मीट नहीं लाती है। वजह क्या है? वजह है। और कोई लड़की है जो हमारे यहाँ पे एक कमरा है जहाँ पे ये हेल्थ सेंटर हमारा है, तो वहाँ जो बच्चे आते हैं तो कभी हमें ये कंप्लेंट होती है कि कई बच्चों ने लंच किया ही नहीं है, लंच के बगैर घर से आ गई है, तो यही वजह है कि ये बीमार पड़ी है कॉलेज में। यानी अगर हम 10 बजे से 4 बजे तक कॉलेज में होते हैं तो कॉलेज में भी बहुत कुछ आप कर सकते हैं बियॉन्ड योर स्टडीज, बियॉन्ड योर इन्वॉल्वमेंट इन योर स्टडीज, बियॉन्ड योर इन्वॉल्वमेंट इन योर कैरियर। इसके बगैर भी हम बहुत कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो ये
अगर हम सिर्फ इनकी जो तकरीर रही है, अगर हम सिर्फ इसको एक मैसेज में लेंगे, अपने लिए एक मैसेज में लेंगे हम इनकी तकरीर को, हम ये देखेंगे कि that what given the ability and capability, what we can contribute within the given situation, तो उससे हम आगे जा सकते हैं। इसके साथ ही मैं स्पीकर साहब यहाँ कुदुस सलाम साहब का, अपने टीचर्स का जो कि आज और बिजी यहाँ रहे हैं क्योंकि कल हमारा एक एग्जाम है यहाँ पे, उस सिलसिले में मैं उनका बहुत ही शुक्रगुजार हूँ और नीलोफर जी का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उसने इसको ऑर्गेनाइज यहाँ पे किया है, बेग साहब ने किया है, अदरवाइज ये और बिजी है यहाँ पे, और बाकी टीचर्स का, बाकी असातिज़ा किराम का, और आज जो हम इस बिजी होने की वजह से इन्होंने पब्लिक एड्रेस सिस्टम का इंतजाम खुद किया है, हम इनसे माफी लेते हैं इस सिलसिले में एज एडमिनिस्ट्रेटर। आई एम वेरी थैंकफुल।